स्वागत है आपका हमारे खास सेगमेंट आउटलुक 2025 में। सितंबर में रिकॉर्ड ऊंचाई बनाने के बाद बाजार का माहौल फीका है। लोअर लेवल से रिकवरी 1000 पॉइंट के आसपास की आई है, लेकिन बाजार फिर से अटकता हुआ दिख रहा है। हमने देखा कि पहले ओवर वैल्यूएशन की चिंता थी, चाइना वाली टेंशन थी, कंपनियों के नतीजे भी बाजार में जोश नहीं भर पाए, एफआईज की लगातार बिकवाली भी चल रही थी। सवाल यह है कि अब 2025 के लिए आपकी तैयारी क्या होनी चाहिए और कौन से वो सेक्टर्स हैं, कौन से वो सेगमेंट्स हैं जो थीम के तौर पर अगले साल में काम करेंगे। अगर आप म्यूचुअल फंड के निवेशक हैं तो आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? क्या बाजार की ये जो गिरावट है आपके लिए एक आकर्षक मौके के तौर पर आई है, ये समझने की जरा कोशिश करते हैं। और बाजार में जो भरोसे की जो कमी है वो भरोसा लेकर आते हैं। ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के सीईओ मिहिर बोरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिहिर सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 संदेश पर। मिहिर सर, पहला सवाल आपसे यही होगा कि ये जो कमजोरी चल रही है बाजार में, पिछले अगर हम 9 सत्र की बात करें, 9 सत्र में से 7 सत्र में गिरावट आ चुकी है बाजार में, इसको आप मौके के तौर पर देख रहे हैं या फिर कोई चिंता भी बाजार में आपको दिख रही है इस वक्त? नमस्कार। देखिए, बाजार एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पे खड़ा है और उसमें काफी सारे, मैं कहूंगा कि जो वेरिएबल्स हैं वो अभी जो रेलेवेंट है वो मेरे ख्याल से अगले साल में भी रेलेवेंट होगी। तो आई थिंक एक इसका स्टॉक टेकिंग कर ले तो अच्छा रहेगा। सबसे पहले तो ये है कि जो इंडिया का जो जीडीपी नंबर जो थोड़ा वीक आया था, वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग फर्स्ट हाफ में वीक होने की वजह से आया था। एक्सपेक्टेशन ये है कि सेकेंड हाफ एंड बियॉन्ड ये अच्छी तरह से पिकअप होगी, क्योंकि बजटेड जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था गवर्नमेंट का वो काफी रोबस्ट था, लेकिन इलेक्शन की वजह से डिसीजन मेकिंग जब स्लो हो जाती है तो स्पेंडिंग नहीं हो पाई थी। तो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट अगले 3-4 महीने में जो जब तक फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा तब तक हमें जो गवर्नमेंट लिंक सेक्टर है वहां पे अच्छी ट्रैक्शन दिख सकती है। तो ये एक है। दूसरा एक बड़ा वेरिएबल है ट्रंप के आने से पॉलिसी चेंजेस, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशंस में क्या इंपैक्ट आता है, वो भी मेरे ख्याल से काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। उसका सबसे बड़ा जो हमें ऑलरेडी जो इंपैक्ट दिख रहा है वो डॉलर स्ट्रेंथ में दिख रहा है। जो डॉलर है वो सारी करेंसीज के कंपैरिजन में स्ट्रेंथन हो रहा है। जापानीज येन, चाइनीज युआन, इंडियन रुपी, सारी जो करेंसीज हैं उसके कंपैरिजन में डॉलर स्ट्रांग है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ये है कि ट्रंप की जो पॉलिसीज रहेंगी वो यूएस बिजनेस के पक्ष में रहेगी, काफी फेवरेबल रहेगी। तो सारी दुनिया का जो पैसा है वो यूएस में जा रहा है। इनफैक्ट यूएस के जो म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने लास्ट मंथ रिकॉर्ड ऑल टाइम हाई इनफ्लोज आए थे। तो एसेंशियली जब हम सोचते हैं कि भाई एफआईआईज इंडिया में क्यों बेच रहे हैं, तो जवाब यही कि एफआईआईज न सिर्फ इंडिया में बेच रहे हैं और भी जगह से बेच के पैसा यूएस में जा रहा है। तो ये ट्रेंड ट्रंप के आने से कंटिन्यू कितना रहेगा वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट वेरिएबल है हमारे लिए। और तीसरी बात यह है कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग की जो फोकस है वो अभी मिक्स रिजल्ट दे रही है। जो ट्रेड डेफिसिट नंबर आया जो हमारा परसों, वो काफी डिसअपॉइंटिंग था। बहुत सबसे बड़ा ट्रेड डेफिसिट $37 बिलियन का हमने जो देखा है, उसका मतलब यह है कि जो हम जो मैन्युफैक्चरिंग में अटेम्प्ट कर रहे हैं वो एफर्ट्स अच्छे हैं, लेकिन अभी काफी नहीं है। हमें बहुत ज्यादा काम करना है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो मेरे ख्याल से वैल्यूएशन एक तरफ, लेकिन जो ग्रोथ के जो हम पॉकेट देख रहे हैं वो अभी भी मुझे लग रहा है कि जो स्टॉक सिलेक्टिव लार्जर मार्केट, ब्रॉडर मार्केट में हमें ज्यादा दिख रहे हैं। तो ये ब्रॉड एक थीसिस बन रहा है कि हम निफ्टी पे ही फोकस ना करें, लेकिन जो ब्रॉडर मार्केट है जहां पे मिड कैप, स्मॉल कैप्स और जहां पे हायर ग्रोथ सेगमेंट्स है वहां पे हम फोकस करें। तो एक मेरे को लगता है कि मार्केट का हेडलाइन रिटर्न्स ना देखें नेक्स्ट ईयर में, स्टॉक पिकिंग के चांसेस ज्यादा एक्सप्लोर करें। बिल्कुल, तो ब्रॉडर मार्केट्स पर अपनी नज़र रखें और निफ्टी पर केवल फोकस ना करें। मिहिर सर, अशेषा बात कर रही हूँ और अगला क्वेश्चन इसके रिलेटेड ही है। ब्रॉडर मार्केट से 2025 के लिए कौन से बड़े थीम्स और सेक्टर्स आपको लगता है कि आउट परफॉर्म कर सकते हैं? ट्रस्ट म्यूचुअल फंड का हमेशा से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर फोकस रहा है, तो कौन से बड़े थीम्स और सेक्टर्स आपको लगता है कि अगले से 3 से 5 साल में आउट परफॉर्म कर सकते हैं? तो सबसे बड़ा जो फोकस, मैं जैसे हम कह रहे हैं कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग बोथ गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर पे फोकस है,
वो कंटिन्यू रहेगा, वो बरकरार रहेगा, तो उसका मतलब जो सारी इन्वेस्टमेंट लिंक थीम्स है, वेदर इट इज कंस्ट्रक्शन, कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, यूटिलिटीज, रिन्यूएबल्स, डिफेंस, रेलवे, जो फिजिकल एसेट क्रिएशन, मैन्युफैक्चरिंग के लिंक सेगमेंट्स है, वो हमें फोकस करना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट भी कर रही है, प्राइवेट सेक्टर भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा काम इसमें करना है, क्योंकि यही जो सेगमेंट्स है जो हमें जॉब क्रिएशन देंगी। तो ये एक थीम तो बिल्कुल हमेशा के लिए रहेगा, नेक्स्ट 3 या 5 साल के लिए। जो मीडियम टर्म में मैं कहूंगा तो अभी भी जो हमारी कंजम्पशन की जो ग्रोथ है वो एक्सक्यूज मी, वो अभी भी एक के शेप्ड नेचर का है। के शेप मींस जो ऊपर का जो वर्ग है, ऊपर के जो प्रीमियम जो लेवल है, वहां पे कंजम्पशन अभी भी ज्यादा हो रही है। नीचे जो है वो कंजम्पशन अभी जो ग्रोथ है वो कम हो रही है। इसका मतलब ये है कि जो कोविड के बाद का जो डैमेज हुआ था गरीब गरीब वर्ग में, वो अभी तक फुल्ली रिकवर नहीं हुआ है। और उसकी वजह से हम ये भी देख रहे हैं कि गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स ने काफी सारी जो योजनाएं दी हैं, लाड़की बहन एक्सेट्रा, वो बेसिकली वो स्ट्रेस को कम करने के लिए योजना है। तो मेरे ख्याल से कंजम्पशन में अभी भी हम प्रीमियम सेगमेंट पे ही फोकस कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से नीचे का वर्ग जब रिकवर करेगा, तब नीचे की जो कंजम्पशन क्लासेस हैं वो रिकवर करेंगी, तब भी प्रीमियम में तो हमेशा मेरे ख्याल से कंसिस्टेंसी रहेगी। तो प्रीमियम कंजम्पशन है, फाइनेंशियलाइजेशन सेविंग्स है, क्योंकि जैसे इनकम लेवल बढ़ रही है, मिडिल क्लास बढ़ रहा है, रिच क्लास बढ़ रहा है, तो हम देख रहे हैं कि वेल्थ मैनेजमेंट, ब्रोकिंग, एसेट मैनेजमेंट, इंश्योरेंस, सारी जो सेविंग्स के लिंक्ड जो थीम्स है वो ज्यादा हाई रेट्स पे ग्रो कर रही है। तो ये भी मेरे ख्याल से एक लॉन्ग टर्म थीम जो है हम प्ले कर रहे हैं। और तीसरा जो हम थीम प्ले कर रहे हैं वो बेसिकली ये है कि जो नई कंपनीज आ रही हैं, जो न्यू बिजनेस मॉडल्स क्रिएट कर रही हैं, एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल्स को डिस्टर्ब कर रही हैं, वो वैसे मॉडल्स जो ऑलरेडी 4-5 बहुत सक्सेसफुल मॉडल्स लिस्ट हो चुके हैं बाजार में, लेकिन मेरे ख्याल से अभी तो बहुत ज्यादा प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल फंडेड कंपनीज हैं जो बाजार में आएंगी अगले 1 से 5 साल में। यहाँ भी हम काफी एक्साइटेड है, क्योंकि स्टॉक पिकिंग इसमें भी अच्छी हो सकती है। Mihir sir, good morning. मानसी दिस साइड, सेक्टर स्पेसिफिक कंजम्पशन, न्यू एज स्पेसेस पर आप बात कर रहे हैं। दो और सेक्टर्स हैं जिस पर आपका नजरिया मैं जानना चाहूंगी, एक तो रियल एस्टेट और साथ ही आईटी। रियल एस्टेट के लिए जहां कंजम्पशन की ही आप बात कर रहे हैं, दो थ्योरीज हैं इनफैक्ट, बायर सेलर क्या चाहते हैं और साथ ही डेवलपर्स का क्या एंटिसिपेशन है। बायर्स और सेलर्स अपनी प्राइस लेकर बैठे हैं। बायर का कहना है कि इन स्तरों पर भी मुझे रियल एस्टेट महंगा लगता है, और सेलर का ये कहना है कि मैं इन्हीं स्तरों पर रियल एस्टेट को बेचूंगा। और डेवलपर्स की अगर माने तो वो सेल्स फिगर से काफी खुश नजर आ रहे हैं। सो आपका क्या टेक है रियल एस्टेट पर? बिकॉज ओवरऑल अगर देखें रियल एस्टेट की अपसाइकिल तो जारी है। और साथ ही आईटी सेक्टर कनेक्टिंग स्पेस है इंटरनेशनल मार्केट्स के साथ, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में भी जिस तरह से नैस्डैक की चाल है, उसका एक इवेंचुअल इंपैक्ट डोमेस्टिक आईटी प्लेयर्स पर भी आता है, और हमारी खुद की डोमेस्टिक ट्रिगर्स भी हैं। आईटी सेक्टर भी एज डिफेंसिव कामकाज काफी बेहतर कर रहा है। व्हाट्स योर टेक 2025 के लिए दोनों सेक्टर्स पर? बिल्कुल। तो रियल एस्टेट में मैं यही कहूंगा कि वहां भी के शेप दिख रहा है हमें। जो प्रीमियम प्रॉपर्टीज है, जो हाई टिकट आइटम्स है, चाहे वो गुड़गांव में हो, चाहे वो मुंबई में हो, जो 1, 2, 3, 4, 5+ करोड़ के जो फ्लैट्स हैं वो ज्यादा रेट पे बिक रहे हैं। तो वहां भी हम देख रहे हैं कि जो रिकवरी है और जो डिमांड जो ग्रोथ है वो के शेप्ड है। हायर प्रीमियम प्रोडक्ट्स में ज्यादा डिमांड है। और मेरे ख्याल से जो एग्जिस्टिंग जो लिस्टेड प्लेयर्स हैं, बड़े बड़े 4, 5, 6 जो बड़े प्लेयर्स हैं, वो मोस्टली ये प्रीमियम सेगमेंट में ही कैटर कर रहे हैं। इसीलिए आपने जैसे कहा कि डेवलपर्स के मूड तो ठीक लग रहे हैं, क्योंकि ये सेगमेंट में तो डिमांड अच्छी आ रही है। तो मेरे ख्याल से ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। और इसका 2-3 चीजें, एक तो जैसे इनकम लेवल्स बढ़ती हैं, नेचुरली प्रीमियम इसकी डिमांड तो बढ़ती है। दूसरा ये भी है कि थोड़ा जिस तरह से स्टॉक मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया है, तो ये एक स्टॉक मार्केट वेल्थ क्रिएशन भी रियल एस्टेट, प्रीमियम रियल एस्टेट में खास करके डिमांड क्रिएट करती है। हमेशा हमने देखा है जब स्टॉक मार्केट 3-4 साल तक अच्छी परफॉर्म करती है तो प्रीमियम प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ते हैं, बिकॉज प्रॉफिट बुकिंग होती है, कैपिटल गेन्स होते हैं लोगों के, तो फिर अल्टीमेटली जाके लोग अच्छी प्रॉपर्टी खरीदते हैं। तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट ईयर ऑल्सो द प्रोस्पेक्ट्स फॉर रियल एस्टेट अच्छा ही लग रहा है हमें। आईटी में मिक्स बैग है मेरे ख्याल से। हम बाय डिफॉल्ट हम ये प्रीफर करेंगे कि डोमेस्टिक सेक्टर्स में हम ज्यादा फोकस करें, क्योंकि हमें लगता है डोमेस्टिक ग्रोथ विल बी बेटर। लेकिन आईटी में मैं कहूंगा कि जो लार्ज कैप आईटी कंपनीज हैं वो
मीडियम आई वुड से एवरेज या तो बिलो एवरेज ग्रोथ दिखाएंगे कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द मार्केट। वी आर टॉकिंग अबाउट कि भाई 8, 9, 10, 11% का ग्रोथ लॉन्ग टर्म में दिखाएंगी ये कंपनी, बिकॉज के पहले देखे 21 से पहले देखे तो इतना ही ग्रोथ डेमोन्स्ट्रेट करी थी बड़ी कंपनियां, क्योंकि ऐसी कोई वो प्रोडक्ट लिंक कंपनीज नहीं है कि जहां पे सडनली कुछ स्केल अप हो जाए डिस्प्रोपोर्शनेटली। मोस्टली हमारी जो आईटी सर्विसेज कंपनीज हैं वो सर्विसेज दे रही हैं और मोस्टली कॉस्ट बेसिस पे काम करती हैं, तो यूएस जो डिमांड है उस पर डिपेंड करती है। तो उसमें मैं प्रेफर करूंगा मिड कैप कंपनीज, क्योंकि मिड कैप कंपनीज में जो साइज कम है तो अलग अलग कंपनीज अपनी अपनी अलग अलग नीश पे फोकस कर रही हैं, वहां पे ग्रोथ रेट्स अच्छी आ रही है। और अगर जैसे ट्रंप ने कहा है कि यूएस कॉर्पोरेट्स को इन्वेस्टमेंट्स के लिए ज्यादा इंसेंटिव्स मिलेंगे और मिल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से स्पेंडिंग भी बढ़ जाएगी। तो मेरे ख्याल से मिड कैप आईटी लुक्स लाइक अ गुड प्लेस टू बी इन। ठीक है। एक आखिरी सवाल मेर सर, वो दर्शक जो म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, और देखिए ऐसे तमाम लोग हैं जो छोटे छोटे निवेश भी म्यूचुअल फंड में करते हैं। मुझे दफ्तर में कई सारे लोग मिलते हैं, कोई मेकअप टीम में है, कोई टेक्निकल टीम में है, वो पूछता है कि क्या करना चाहिए, बाजार अभी क्या लग रहा है यहाँ से, हमारे SIP है तो हम क्या करें। अच्छा, नवंबर के जो एमफे के आंकड़े आए 39 लाख SIP रुकने की खबर आई। SIP स्टॉपेज रेशियो 76% पर पहुंच गया 6 महीने के हाइस पर। हालांकि SIP का जो फ्लो है 25,000 करोड़ का, वो लगातार दूसरे महीने आया। तो इसको जरा ये सिनेरियो को समझाइए, किस तरह से देखना चाहिए इन आंकड़ों को। और मेरे सर, अगर किसी को अगर SIP अभी शुरू करना हो, क्या ये सही वक्त है? वैसे तो बाजार को टाइम नहीं करना चाहिए, इस थियरी से हम वाकिफ हैं, लेकिन क्या माहौल अभी ठीक है बाजार का? देखिए, SIP का मतलब ये है कि आप बाजार को टाइम नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए कोई अच्छा या बुरा टाइम होता ही नहीं है। आपको स्टेज इन लाइफ में आपको अगर वेल्थ क्रिएशन की जर्नी शुरू करनी है तो SIP तो कभी भी शुरू कर सकते हैं और करनी ही चाहिए, क्योंकि द होल आइडिया ऑफ SIP कि हम मार्केट लेवल को ना देखें लेकिन लॉन्ग टर्म में एक वेल्थ क्रिएशन हो जाएगी इफ यू इन्वेस्ट रेगुलरली। तो दैट्स द होल कॉन्सेप्ट ऑफ SIP। तो हमने जो वॉलिडिटी देखी है नवंबर दिसंबर में, उसकी वजह से अगर कोई सोच रहा है कि SIP डिसकंटिन्यू करे तो ये मेरे ख्याल से गलत डिसीजन रहेगा, क्योंकि फिर सपोज मार्केट ऊपर चला जाता है तो फिर आप वेट करेंगे कि भाई अब इतने हाई लेवल पे क्यों डाले। तो मेरे ख्याल से ये ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। SIP सपोज टू बी रेगुलर इन्वेस्टमेंट विदाउट डिस्क्रेशन। एंड ऑफ कोर्स जैसे आपकी इनकम लेवल बढ़ती है तो आप SIP की क्वांटम अपने इनकम के हिसाब से बढ़ा सकते हैं, लेकिन स्टॉप ना करें। टाइम करने की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, टाइम नहीं करनी चाहिए, सही बात है, बिल्कुल। हम बार बार ये भी कहते हैं कि बाजार चलेगा या नहीं चलेगा ये कोई जानता नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ, हर लेवल पर आप अगर इन्वेस्टेड रहते हैं बाजार के फ्लक्चुएशन में भी, तो आपके कहीं ना कहीं जो रिस्क है ना वो भी थोड़ा कम होता है, और एक कंटिन्यूटी और एक डिसिप्लिन जो कह सकते हैं निवेश को लेकर, वो भी बना रहता है। मेरे सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, और बहुत ही विस्तार के साथ बाजार को लेकर, सेक्टर को लेकर, और म्यूचुअल फंड्स के हमारे दर्शकों को भी गाइड करने के लिए। थैंक यू सो मच सर, ऑलवेज प्लेजर स्पीकिंग टू यू।